आज अनुपमा एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ एक सिग्नेचर पूरे चौल को उजाड़ सकता है। जिस रजनी को सब मसीहा मान रहे हैं, क्या वह निकलेगी सबसे बड़ी चालबाज? और क्या अनुपमा अपने ही भरोसे का शिकार करने वाली है? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रजनी और वरुण जैसे ही चाल के अंदर कदम रखते हैं, उनके चारों तरफ अजीब सा अंधेरा महसूस होता है। पूरा चाल खामोश पड़ा होता है, कहीं भी रोशनी नजर नहीं आती। रजनी हैरानी से चारों तरफ देखते हुए बोलती है, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है। वरुण वरुण शक भरे अंदाज में कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सहेली को सब कुछ पता चल गया है? आपका और बिल्डर का रिश्ता क्या है? शायद इसी गुस्से में उन्होंने शादी कैंसिल कर दी हो। यह सुनते रजनी तुरंत वरुण को टोकते हुए कहती है, धीरे बोल, यहाँ दीवारों को भी कान होते हैं। फिर रजनी खुद को संभालते हुए कहती है, कुछ भी हो सकता है, शायद बिल्ली चली गई हो या फिर फ्यूज उड़ गया हो। इतना कहकर रजनी जोर से आवाज लगाती है, अनु हम लोग आ गए हैं। और अचानक तभी पूरी चोल की लाइट एक साथ जल्दी उठती है। अंधेरे में डूबा हुआ चोल रोशनी से भर जाता है और चारों तरफ तालियों की गूंज सुनाई देती है। सभी चोलवासी मुस्कुराते हुए रजनी और वरुण का स्वागत करते हैं। अनुपमा आगे बढ़ती है और दोनों को फूलों की माला पहनाती है। वह पूरी सम्मान और अपनापन के साथ उनका स्वागत करती है। रजनी भावुक होकर अनुपमा से कहती है, थैंक यू अनु, सच में दिल खुश हो गया। इतना कहकर वह खुद भी अनुपमा को माला पहनाती है। चारों तरफ सजी हुई लाइट्स और सजावट देखकर रजनी तारीफ किए बिना रह नहीं पाती और कहती है, आप लोगों ने तो चोल को सच में चार चार लगा दिए है। वरुण में सहमति से सिर हिलाते हुए बोलता है, लगता ही नहीं किसी चीज की कमी छोड़ी गई है। सब तैयारियां बहुत शानदार है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, ये सब मैंने अकेले नहीं किया है, चोल के हर इंसान ने मिलकर ये सब तैयार किया है। वह आगे भावुक होकर कहती है, यहाँ जब भी शादी होती है ना तो पूरा चोल ऐसे ही परिवार बन जाता है। फिर हल्के से मुस्कुराकर वह आगे बोलती है, वैसे भी हमने सोचा था कि आपका स्वागत थोड़ा अलग अंदाज में किया जाए। रजनी उत्सुक होकर कहती है, अच्छा तो फिर देर किस बात की, शुरू हो जाओ। इतना कहते ही माहौल बदल जाता है, ढोल की आवाज़ गूंजने लगती है और देखते ही देखते सभी लोग डांस फ्लोर पर आ जाते हैं। अनुपमा पूरे जोश से डांस करती है और नाचते नाचते भारती का हाथ पकड़कर उसे भी बीच में ले आती है। पहले तो भारती थोड़ी शर्माती है, लेकिन वरुण का साथ मिलते ही वह भी खुद कर डांस करने लगती है और भारती और वरुण दोनों के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगती है। रजनी हंसते हुए अनुपमा से कहती है, अनु तूने तो इस उम्र में भी कमाल का डांस कर लेती है, मुझे देख मेरी तो 2 मिनट में सांस फूल जाती है। वह मजाकिया अंदाज में आगे जोड़ती है, तू इतने एनर्जी कहाँ से लाती है? अनुपमा हंसते हुए जवाब देती है, मेरी बात सुन, अपने घर का पूरा काम खुद किया कर, फिर देख तू भी ऐसी फुर्ती से डांस कर लेगी। रजनी हंसते हुए सिर हिलाती है और बोलती है, और फिर रजनी हंसते हुए सिर हिलाती है और फिर उसकी नज़र भारती पर जाती है। वह प्यार भरे अंदाज में कहती है, आज तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर भारती थोड़ा शर्मा जाती है और आदर के साथ रजनी के पैर छूती है। रजनी मुस्कुराकर बोलती है, आज मेरा आशीर्वाद सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि फाइल के रूप में मिलेगा। इतना कहकर वह किसी को इशारे से बुलाती है और एक फाइल मंगवाती है। फिर वह वही फाइल भारती के हाथ में थमाते हुए कहती है, मैंने वकील की पूरी बात कर ली है, तुम्हारे बाबा जी की जो ज़मीन थी अब वो तो वापस तुम्हें मिल जाएगी। ये सुनते ही भारती की आंखों में खुशी के आंसू हो जाते हैं। अनुपमा और वहाँ मौजूद सभी लोग इस खबर से बेहद खुश हो जाते हैं। पूरा चोल में खुशी और तालियों को गजगराहट फैल जाती है। रजनी भावुक होकर भारती की तरफ देखती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी शादी के वक्त भी किसी तरह से दुखी रहे, इसलिए जो भी करना था मैंने पहले ही करवा दिया था। भारती की आंखें भर आती है, वो आदर से कहती है, थैंक यू रजनी जी। रजनी तुरंत प्यार भरे अंदाज में टोकती है और कहती है, रजनी जी मत बोलो और कहो, ना चाहो तुम और कहना चाहती हो तो माँ भी बुला सकती हो। यह सुनकर भारती भावुक हो जाती है और बिना कुछ सोचे रजनी को गले लगाती है। वह भर्राई हुई आवाज़ में कहती है, थैंक यू आई। लेकिन क्या अंदर साफ दिखता है कि रजनी के चेहरे पर एक अपनापन की खुशी नहीं है बल्कि हल्की सी बेचैनी है। माहौल को हल्का करने के लिए अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, देखो मेहंदी तो मैंने पीस दी है, लेकिन इसका रंग रजनी ने और भी गहरा कर दिया है। यह सुनते ही सभी लोग सहमति से बोलते हैं, हाँ पार्थ पहले बहुत उदास थी लेकिन आज देखो कितनी खुश नजर आ रही है। यह सब कहते कहते सभी लोग रजनी की खुलकर तारीफ करने लगते हैं। सरिता भावुक होकर कहती है, रजनी आप तो हमारे लिए सच में भगवान जैसी हो। अनुपमा की सहमति जताते हुए बोलते हैं, हाँ हमारे लिए देवी का रूप हो। यह सुनकर रजनी तुरंत विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, जनता के लिए कुछ करना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। तभी अनुपमा धीरे धीरे रजनी के पास आती है, उसे गले लगा लेती है और बोलती है, थैंक यू रजनी। इसी बीच वहाँ बापूजी की एंट्री होती है, उन्हें देखकर सब खुश हो जाते हैं। तभी बापूजी मुस्कुराते हुए मजाक में बोलते हैं, अरे भाई मुझे तो किसी कोई गले लगा लो। बाकी बात सुनते ही अनुपमा मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगा लेती है। पूरा माहौल और ज़्यादा अपनापन से भर जाता है। वही परी और ईशानी भी सबको एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। उनके चेहरे पर साफ झलकता है कि आज का दिन उनके लिए कितना खास है। अनुपमा डरते हुए सीधे बापूजी के पास जाती है, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। इसके बाद बा और बापूजी दोनों प्यार से गले लगा लेते हैं। तभी अनुपमा की नज़र पाखी पर पड़ती है। वह प्यार से पूछती है, तू कैसी है? पाखी बोलती है, मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? और फिर पूछती है, मैं अरे मेरी यीशु कहाँ है?
इसी दौरान ईशानी अपनी मम्मी के पास आती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। उधर पाकी ईशु से मजाक के अंदाज में कहती है, तेरी नई गाड़ी है ना, अब तो मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलना पड़ेगा। ईशु हंसते हुए जवाब देती है, हाँ मम्मा, जरूर चलेंगे। अनुपमा को यह देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ वह प्यार भरे पल को महसूस करती रहती है। इसी बीच अनुपमा की नज़र चारों तरफ घूमती है। वह देखती है कि अंश, किंजल और तोशु अभी तक वहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। अनुपमा थोड़ा चिंतित होकर पूछती है, ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए? वह हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। अनुपमा फिर से पूछती है, सब ठीक है ना? वह चेहरे पर कुसलाते हुए कहती है, हाँ सब बिल्कुल ठीक है, तू जरा भी फिक्र मत कर। यह सुनकर अनुपमा और बाकी लोग सब कहते हैं, अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए। तभी बापूजी प्यार भरे अंदाज में बोलते हैं, भारती हमारे लिए भी अपनी बच्ची जैसी है, इसे मौके पर आना तो बनता था। फिर वे सबको इशारा करते हुए कहते हैं, चलो अब हम अंदर चलते हैं। उसी दूसरी तरफ यीशु अपने मम्मी से उत्साह से कहते हैं, चलो मम्मा, आपको मैं अपनी नई गाड़ी दिखाती हूँ। पाखी मुस्कुराते हुए बोलती है। पाखी मुस्कुराते हुए यीशु के साथ गाड़ी की तारीफ करती है। पाखी हैरानी और खुशी के साथ गाड़ी को देखती है और बोलती है, यीशु सच में तेरी गाड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इतना कहते ही पाखी उत्साह से गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और चारों तरफ देखकर उसकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाती। इधर ईशानी मोबाइल निकालकर पाखी की तस्वीर लेने लगती है। वह हंसते हुए बोलती है, मम्मी एकदम परफेक्ट पोज दो। अब सीन बदलता है। दूसरी तरफ हम पराग को देखते हैं, जो घर में बैठा न्यूज़ पढ़ रहा होता है। टीवी पर ये खबर चल रही होती है कि कुछ दिन पहले जिस चौल में फैशन शो हुआ था, आज उसी चौल में रजिन देसाई की बेटी की शादी हो रही है और ख़ास बात यह है कि दुल्हन भी उस चौल की एक लड़की है। ये खबर सुनते ही मोटिबा पराग की तरफ देखकर कहती है, पराग एक काम कर, आवाज़ थोड़ा और बढ़ा दे, पड़ोसियों को पता चलना चाहिए कि रजिन देसाई कितनी महान है। मोटिबा गुस्से और तंज भरे लहजे में बोलती है, एक एक करके सब लोग हमारे हाथ से निकले जा रहे हैं, अब बस तू ही बचा है और तू भी रजनी के पीछे पीछे चलता जा रहा है। पराग थोड़ा संभालते हुए जवाब देता है, बा मैं तो बस न्यूज़ देख रहा था। मोटी बातों में पलट कर बोलती है, दुनिया में और कोई न्यूज़ नहीं बची क्या? दिल्ली कोलकाता देश विदेश की खबर देख लेता, एक ही न्यूज़ देखने के लिए टीवी चला रखा है। यह देखकर मोटीबा पराग को समझाने के अंदाज में बोलती है, देख पराग, तू रजनी के साथ बिजनेस कर रहा है, बस उतनी हद तक रहना, बात बिजनेस से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और वह कहती है, अगर तुझे कभी बिजनेस से जुड़ी कोई बात ही करनी है तो सीधे रजनी से बात मत करना, गौतम जी है ना, वो बीच में रहेंगे और खुद रजनी से बात कर लेंगे। मोटीबा थोड़े सख्त लहजे में जोड़ती है, बोलती है, रजनी तुम्हारा गुजरा हुआ कल है और आज और भविष्य के बीच घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। पराग चुपचाप यह सुनता है और उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन हालात उसे रोक लेते हैं। पराग दर भरे लहजे में जवाब देता है, बा भूलना मत, इतना आसान नहीं होता। मोटीबा की बिना रुके बोलती है, अगर इंसान ठान लेना तो भूलना सबसे बड़ा आसान चीज़ बन जाती है। सुनकर पराग का सब टूट जाता है। वह तीखे स्वर में बोलता है, तो ठीक है बा, आप भी अनुपमा जी को भूल जाइए। वो आगे बोलता है, वो भी तो तुम्हारा गुजरा हुआ कल है ना, तो सब कुछ भूल जाइए, जो हुआ सो हुआ। इतना कहकर पराग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पीछे मोटीबा एक पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाती है। उसका चेहरा बता देता है कि पराग की बातों ने उसे अंदर तक हिला दिया है। वह परेशान और सोच में डूबी रह जाती है। अब सीन बदलता है। इधर हम अनुपमा को देखते हैं, जो पूरे परिवार प्यार के साथ सभी लोगों को बापूजी से मिलवा रही होती है। अनुपमा बोलती है, बापूजी ये वरुण है, फिर आगे इशारा करते बताती है, ये रजनी जी हैं, ये मेरे बचपन की अच्छी सहेली हैं। बापूजी सम्मान से सिर हिलाते हुए बोलते हैं, रजनी जी, आपके बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना है, यही से माहौल और भी भावुक और दिलचस्प होने वाला होता है। बापूजी मुस्कुराते बोलते हैं, अनुपमा से तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप आपसे रूबरू होने का मौका मिले, ये हमारे लिए खुशी की बात है। इतना सुनते रजनी जी आदर के साथ बापूजी के पास छूते हैं। वह विनम्र स्वर में कहती है, बापूजी आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, ऐसे में आशीर्वाद लेना मेरा कर्तव्य बनता है। तभी बाबा भावुक होकर बोलते हैं, आपने मेरे अंश के लिए जो भी कुछ किया उसका आसान मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊँगी। रजनी तुरंत हाथ जोड़ते ही कहती है, प्लीज़ बा ऐसा मत कहिए, जो किया वो दिल से किया। इसी बीच वरुण बापूजी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वह शर्मिंदा स्वर में कहता है, मैंने प्रेम के साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ। बा नरमी से जवाब देते ही, गलती इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं, और उसे माफ़ कर देता हूँ। तब भारती से यह सब देखकर ज़्यादा भावुक हो जाती है। भारती भावुक होकर बाबूजी की तरफ देखते और कहती है, वाह बापूजी, थैंक यू सो मच, आप इतने दूर से मेरी खुशियों में शामिल होने आए, अब मेरी खुशियाँ तो डबल और ट्रिपल हो गई हैं। इतना कहते ही माहौल में हल्की सी खुशी और खुशी की लहर दौड़ जाती है। रजनी ने हाथ उठाकर सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहती है, ठीक है अब हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सब लोग धीरे धीरे अपनी अपनी जगह पर बैठने लगते हैं। अनुपमा चारों तरफ नजर दौड़ाती है और देखती है कि पाके और ईशानी दोनों अभी तक गाड़ी में आराम से बैठे हुई हैं। दूसरी तरफ वरुण अपनी मम्मी भारती से कहता है, आज तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। इतना सुनकर भारती मुस्कुराते हुए हल्का ब्लश करती है। तभी रजनी धीरे धीरे अनुपमा के पास जाती है और गंभीर लहजे में बोलती है, अनु, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अनुपमा थोड़ी झुकी हुई आवाज़ में जवाब देती है, क्या बात है? रजनी बोलते हैं, अनु मैं फंक्शन के बीच बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह ज़रूरी है। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उन पर जल्दी से जल्दी तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए ताकि मैं तुरंत वकील को भेज सकूँ।
अनुपमा की याददाश्त में तुरंत वह पल आ जाता है। वह चोट के सभी लोगों को पूरा भरोसा उसे देते हैं। वह ज़िम्मेदारी सौंपी थी। वो चारों तरफ नज़र दौड़ाती है और देखती है कि चोट के सभी लोग उस पर भरोसा किए बैठे हैं। रजनी उनकी तरफ देखते हुए बोलती है, "अनु, कोई जल्दीबाजी मत कर, लेकिन समझ, ये बिल्डर सीएम साहब से पहले ही मिल चुका है। अगर सीएम साहब ने आदेश पास कर दिया तो हमारे साथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए हम पहले स्टे ऑर्डर तैयार रखना होगा, ताकि कोई अप्रत्याशित स्थिति हमारे खिलाफ ना आए।" अनुपमा गंभीर होकर डॉक्यूमेंट की तरफ देखती है और चेहरे पर समझदारी और जिम्मेदारी की झलक साफ दिखाई देती है। रजनी गंभीर होकर अनु से कहती है, "तो फिर अनु, जल्द से साइन कर दो, बहुत समय कम है, हमें सब कुछ समय पर निपटाना है।" अनुपमा थोड़ी झिझकते हुए जवाब देती है, "रजनी, अभी तो फंक्शन चल रहा है, मुझे पहले पेपर्स पढ़ने होंगे, उसके बाद मैं साइन करूँगी।" रजनी बोलती है, "अनु देख, मेरी बेटी की शादी चल रही है, यहाँ सब कुछ सँभाल रही हूँ, अब ये सिर्फ़ स्टॉल वालों के लिए है। वैसे भी मुझे कौन-सा शौक है मिठाई की जगह हाथ में फ़ाइल लेकर घूमना।" इतना कहते हैं अनुपमा और रजनी के बीच थोड़ा गंभीर लेकिन प्यार भरा संवाद चलता है। तभी रजनी और सरिता तभी जस्सी और सरिता ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, "आप लोग इधर आओ जल्दी।" अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती हैं, "हाँ, आ रहे हैं।" इसी बीच रजनी ने अनुपमा की तरफ देखते हुए कहती है, "अनु देख, मुझे पता चला है कि चोल वालों ने सारी ज़िम्मेदारी तुझ पर डाल दी है।" अनुपमा थोड़ी गंभीर होकर जवाब देते हैं, "हाँ।" रजनी धीरे-धीरे मुस्कुराते हुए कहती है, "ठीक है, तब तो मुझे सिर्फ़ तेरे सिग्नेचर की ज़रूरत है।" अनुपमा बोलती है, "हाँ, वही तो बात है ना, चोल वालों ने मुझ पे इतना भरोसा करते हैं कि पूरी ज़िम्मेदारी मुझ पर दी है, इसलिए मैं किसी भी पेपर को बिना पढ़े साइन नहीं करूँगी।" अनुपमा बोलती है, "इसके अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं, मैं अच्छे से पढ़ूँगी, अगर समझ में नहीं आया तो बार-बार पढ़ूँगी और किसी से पूछ भी लूँगी। इतना बिना सोचे-समझे मैं किसी पेपर पर साइन नहीं करूँगी। देखो रजनी, बुरा मत मानना, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि सब कुछ सही से समझूँ।" अनुपमा धीरे-धीरे मुस्कुराते हुए कहती है, "तुझ पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन इस पेपर्स को पढ़ना भी ज़रूरी है ना? मैं सिर्फ़ एक बार ही पढ़ना चाहती हूँ, ताकि सब कुछ समझ सकूँ।" रजनी हल्की आवाज़ में कहती है, "हाँ अनु, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, यहाँ सब बैठकर इस फ़ाइल को अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद ही सिग्नेचर करना। वैसे भी मेरी लीगल टीम ने इस फ़ाइल को पूरी तरह जाँच कर ली है और मैं यहाँ आते-आते सारी फाइलें अच्छे से पढ़ चुकी हैं।" अनुपमा आँखों से चोल वालों को देखती है और भरोसे और उम्मीदों को महसूस करती है। रजनी उनकी तरफ देखकर कहती है, "अनु, मुझे पता है कि चोल वाले तेरे लिए कितने मायने रखते हैं और वैसे भी मुझे भी कुछ सालों से इन लोगों से बहुत गहरा जुड़ चुकी हैं। तू सिर्फ़ ये पेपर्स पढ़ रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुझे यह परिवार कितना प्यारा है।" रजनी भावुक होकर बोलती है, "मैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी हूँ अनु। तू यहाँ रहती है, अगर मेरा बेटा भी इस चोल का दामाद बन गया है, तो एक तरफ से देखूँ तो यह जगह मेरे लिए अपने परिवार जैसी हो गई है।" वह चारों तरफ चोर वालों को देखते हुए कहती है, "ये सभी लोग मेरे लिए सिर्फ रहने वाले नहीं, बल्कि अपने परिवार जैसे बन गए हैं।" रजनी की आवाज़ थोड़ी भर्रा जाते हुए आगे बोलती है, "मैं इन लोगों से वादा किया है, मैं इस चोर को बचाऊंगी। अगर नगर सेवक कहे होते मैं इस चोर को नहीं बचा पाई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी।" अब उसका इमोशनल ड्रामा और गहरा हो जाता है। वह टूटे स्वर में बोलती है, "मेरा सब कुछ दाँव पर लगा हुआ है अनु। अगर चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे मैं चाहती हूँ, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।" रजनी एक पल रुककर गहरी सांस लेकर बोलती है, "और वैसे भी मेरे पास अब खोने के लिए बचा ही क्या है?" अनुपमा चुपचाप अपनी बातें सुनती है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि रजनी के दर्द और जिम्मेदारी को दोनों को समझने की कोशिश कर रही है। रजनी थोड़ी नरमी दिखाते हुए बोलती है, "मैं तुझे पहले ही बता चुकी हूँ अनु, यह सिर्फ इन पेपर को अच्छे से पढ़ लिया है। मेरी लीगल टीम ने एक-एक लाइन चेक कर ली है।" फिर वो बोलती है, "लेकिन अगर फिर भी तुझे तसल्ली चाहिए तो खुद पढ़ लो, बस थोड़ी जल्दी करना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है।" अनुपमा फाइल अपने साथ ले जाती है और शांत होकर ठोस आवाज़ में कहती है, "देख रजनी, जब तक फाइल भारती की मेहंदी चल रही है, तब तक मैं इस पेपर पे पढ़ लूँगी।" अनु फाइल के पन्ने पलटते हुए बताती है, "मैं चोर वालों से वादा किया है कि किसी कागज़ पर बिना पढ़े कभी सिग्नेचर नहीं करूँगी। यह सिर्फ कागज़ नहीं है, इससे बहुत लोगों की ज़िंदगी जुड़ी है।" वह गहरी सांस लेकर कहती है, "इसलिए एक नज़र डालना मेरा तो फ़र्ज़ बनता है।" तभी पीछे से जस्सी आवाज़ लगी थी, "अनु चला, आज मेहंदी है।" अनुपमा पलटकर जवाब देती है, "हाँ जस्सी, बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। पहले रजनी से ज़रूरी बात है, उसको ख़त्म कर लो।" अनुपमा दोबारा फाइल की तरफ ध्यान देते ही जैसे-जैसे वो पन्ने पलटती है, उसका चेहरा धीरे-धीरे बदलने लगता है। कभी उसकी भावनाएँ सुलगती हैं, तो कभी किसी लाइन पर रुककर दोबारा पढ़ती है। अनु के चेहरे पर साफ देखने लगता है कि कुछ ऐसा है जो उसे बेचैन कर रहा है और वहीं से खुशी भरे माहौल एक अनजाना तूफ़ान धीरे-धीरे आकार लेने लगता है। अनुपमा उन पेपर को देखती है और चौंक जाती है। उसका चेहरा हैरानी और थोड़ी चिंता दोनों दिखा रहा है। तीसरा रजनी के पसीने छूटने लगते हैं। वह अनु के हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही है। उसका दिल धड़क रहा है, क्योंकि पता है कि इन पेपर्स कितना फ़ॉर्मेलिटी नहीं है। दूसरी तरफ बापूजी और जस्सी की बात हो रही है। जस्सी उत्साहित होकर बोलती है, "वाह! आपके हाथ पर बापूजी का नाम तो मैं ही लिखूँगी, बस आप बताइए कि इनका नाम क्या है?" बात थोड़े शर्माते हुए बोलती है, "मैं उनका नाम कैसे ले सकती हूँ?" तो बापूजी मुस्कुराकर बोलते हैं, "ऐसे लिख दो बेचारा पति, फिर देखो सब हँस पड़ेंगे।" और सच में वहाँ सब लोग हँस पड़ते हैं। इसी बीच हम पराग की तरफ देखते हैं कि वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। वह धीरे-धीरे पास आता है और बताता है कि रजनी जी, प्रार्थना की सोनोग्राफी रिपोर्ट आ गई है। सब बिल्कुल सही है।
पराग यह खबर थोड़ी राहत तो देती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी चिंता साफ झलक रही होती है। उसकी नज़र किसी और बात पर टिकती है तो आने वाले ट्विस्ट का संकेत देती है। प्रार्थना थोड़ी नाजुक आवाज़ में बोलती है, जी मुझे आपसे प्रार्थना की गोद भराई के रस्म के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन पराग की नज़रें कहीं और है। उसका चेहरा तनाव और गुस्से से सिकुड़ रहा होता है। वह पूरी तरह परेशान है और उन बातों को ध्यान नहीं दे रहा है। गुस्से में बोलता है, रजनी इनकम टैक्स की फाइल कहाँ रखी है? कुछ भी चीज़ सही सलामत नहीं मिल रही है। वह फिर झुठलाकर वहाँ से चला जाता है और जाते ही माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। ख्याति अंदर अंदर सोचती है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है रजनी जिसके साथ काम कर रहा है। और मुझे भी रजनी से बोल रही थी, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। इधर मोटी भाभी पास में खड़ी सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। वो हल्की राहत से सांस लेते और मन ही मन कहते हैं, शुक्र है अभी तक कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पराग के इसी रवैये से सच में डर गई हूँ। अगर कोई गलती की तो रजनी जिसके काम पर असर पड़ सकता है। मोतीबा यह चिंता इस बात का संकेत देती है कि आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न लेने वाला है। इसी बीच हम अनुपमा की तरफ फ़ोकस करते हैं। अनुपमा रजनी के पास जाती है और थोड़ी चिंता और जिज्ञासा के साथ और कहती है, रजनी पहले वाले पेपर्स तो हिंदी में थे, लेकिन ये जो नए हैं वो इंग्लिश में हैं और भाषा भी काफ़ी कठिन है। मुझे इस लाइन का मतलब समझा दो। रजनी जी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती हैं, देखो यही मैं पहले से कर रही थी। अगर मैं तुम्हें हर एक लाइन समझाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और टाइम हमारे पास बहुत कम है। फिर रजनी थोड़ा गंभीर होकर कहती है, एक काम करती हूँ, मैं तुझे एक हिंदी अनुवाद करके सुना देती हूँ, बस तू सुन ले और समझ ले, फिर सोच लेना कि आगे क्या करना है। अनुपमा फाइल को कसकर पकड़ती है, उसकी आंखों में फोकस है, लेकिन हल्की सी चिंता भी साफ दिख रही होती है। तो वह जानती है सिर्फ कागज़ नहीं बल्कि चोल के लोगों की खुशियों का भविष्य यहाँ से जुड़ा है। इसी बीच माहौल थोड़ा शांत होता है, लेकिन वही एक अनकार सस्पेंस हवा में घूम रहा होता है और जानता है इन पेपर सही मतलब जानने के बाद क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। रजनी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ठीक है मैं तुझे हिंदी अनुवाद सुना देती हूँ, फिर तू सोच लेना कि आगे क्या करना है। इसी बीच रजनी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। फ़ोन की स्क्रीन पर चमकते हुए नोटिफिकेशन में लिखा है कि उसने जब भी इस सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है वह 1 मिलियन लाइक हो चुके हैं। लेकिन रजनी उस तरफ ध्यान नहीं देती है। वह अनुपमा की तरफ देखती है और गंभीर होकर बोलती है, अनु देख वकील का मैसेज आ गया। वकील कह रहा है कि कुछ दिनों पहले चोल के अंदर लगी आग का फ़ायदा बिल्डर उठाने वाला है। वह यही दलील देगा कि चोल अब लोगों के रहने के लायक नहीं है। कुछ भी हो सकता है और कुछ बड़ा नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। अनुपमा की आँखें फैल जाती है, उसका चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि यह सिर्फ फ़ॉर्मेलिटी की बात नहीं है, बल्कि चोल के पूरे समुदाय की खुशी और भविष्य से जुड़ी हुई ज़िम्मेदारी है। रजनी आगे बोलती है, इसलिए अनु इन पेपर जल्द से जल्द साइन करना होगा। अगर हम लेट हो गए तो बिल्डर इसी मौके का फ़ायदा उठाकर पूरी योजना को बिगाड़ देगा। तू मेरी बात पर भरोसा कर, सिर्फ साइन कर दे, बाकी मुझ पर छोड़ दे। अनुपमा फाइल को संभालते हुए सोचती है, ये सिर्फ कागज़ नहीं है, ये चोल के लोगों की खुशियाँ, उनकी सुरक्षा, उनके भविष्य का सवाल है। मैं बिना पढ़े लिखे साइन कैसे कर सकती हूँ? फिर वह गहरी सांस लेती है और मन में ठान लेती है कि पहले पूरा समझना होगा, फिर फैसला करना होगा। रजनी थोड़ा गंभीर होकर बोलती है, अनु ये मामला कोई छोटा नहीं है, बहुत पुराना मामला है। अगर हम समय रहते कदम नहीं उठाए तो बिल्डर्स का फ़ायदा उठाकर चोर को रीडेवलपमेंट की परमिशन दिलवा देगा। अनुपमा बोलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। रजनी बोलती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कह रही हूँ कि इन पेपर्स अब हमारे पास है, हमें इन्हें फटाफट कोर्ट में सबमिट कर देना चाहिए। समय निकल गया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अनुपमा थोड़ी हिचकिचाते हुए बोलती है, ठीक है, लेकिन वैसे भी मुझे पढ़ना ज़्यादा नहीं आता, फिर भी मैं इसे पढ़वा दो, मैं साइन कर दूँगी। रजनी बोलती है, अनु तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है ना? अनुपमा बिना देर किए बोलती है, हाँ, पूरा भरोसा है। तुम तो कहती हो, मैं मानती हूँ। रजनी थोड़ा रिलैक्स होकर बोलती है, ठीक है, तो बस यही कर। तू सिर्फ साइन कर दे, बाकी मुझ पर छोड़ दे, फ़िक्र मत कर, हर चीज़ मैं सँभाल लूँगी। अनुपमा गहरी साँस लेते उसकी आँखों में ज़िम्मेदारी की चमक और हल्की घबराहट दोनों होती है। वह फ़ाइल को कसकर पकड़ते और सिग्नेचर करने बैठ जाती है। वह जानती है सिर्फ एक लाइन ने इस चोल को भविष्य के लोगों को खुशियों को सुरक्षित करना है। इसी बीच अचानक राही आ जाती है। अनुपमा थोड़ा चौंक जाते हैं, उसके हाथ में फ़ाइल नीचे गिरने वाली होती है। फ़ाइल ज़मीन पर गिरते-गिरते रुकती है और साँसें थम जाती है। यह सीन देखकर दर्शक भी हैरान हो जाते हैं। यहाँ एक रियल ड्रामा शुरू होने वाला है। अनुपमा जल्दी से फ़ाइल उठाती है, लेकिन उसकी आँखों में अब भी हल्की चिंता और तनाव साफ झलक रहा होता है। कमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा पूरी ज़िम्मेदारी के साथ उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर देती है, लेकिन उसे ये बिल्कुल पता नहीं होता कि असल में ये पेपर्स वैसे बनाए गए हैं जैसे टोल को तोड़ने वालों को टोल को कोई आपत्ति नहीं होती। अनुपमा की समझ में यह बातें नहीं आती और वैसे अपने भरोसे और जिम्मेदारी के आधार पर फाइल पर साइन कर देती है। उधर हम देखते हैं कि इस सीन में हल्का सस्पेंस आता है। प्रेम और राही वहाँ आते हैं, अनुपमा के पास खड़े होते हैं। उनकी नज़र में फ़िक्र और उत्सुकता दोनों झलक रही होती है। अनुपमा को उनके आने से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अभी भी उसे नहीं पता चला कि किस जटिल स्थिति में सिग्नेचर कर दिया है। ये मूड दर्शकों को पूरी तरह से बांध कर रख देते हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में उसका भविष्य और चोल का भविष्य सीधे तौर पर जुड़ने वाला है। साथ ही हम देखेंगे कि रजनी की इमोशनल ड्रामा और बिल्डर की चाल का असर क्या होगा।
और इसी बीच भारती की मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। सारा माहौल खुशी और उल्लास से भर जाता है। सब लोग डांस करते हैं, भाभी ये सब देखकर कुछ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें डर होता है कि अब पराग ने गलती की तो मामला और जटिल हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि अनु पूरी तरह खुश है, उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही होती है। किस्मत का दिन है, अनु के लिए ये दिन सबसे खास होने वाला है। अनु ने अपने हाथ में स्लाइस बनाए हुए देखकर राही को खुशी का ठिकाना नहीं था। राही सोचती है कि आज मम्मी ने सेंटा क्लास की भूमिका निभाई है, तो सबसे पहले गिफ्ट उन्हीं को मिलेगा। उसकी खुशी और उत्सुकता दोनों लायक होती है। इसी बीच अचानक एक लड़की आती है और राही से टकरा जाती है। राही तुरंत चौंकने और राही तुरंत कहती है, तुम्हें देखकर नहीं चल सकती क्या? लेकिन लड़की जो प्रियंका है वह शांत लेकिन चुनौतीपूर्ण टोन में बोलती है, नहीं मैं देखकर चल रही थी, तुम्हारी गलती है, वैसे भी मेरी चीज़ है ना, मैं उसे चीज़ को पाकर रहूंगी। राही ये सुनकर गुस्से में आ जाती है। वह सोचती है कि उसका गिफ्ट उसे मिलने वाला है, लेकिन प्रेरणा की इस हरकत से जन्म में रुकावट डाल सकता है। अनु इस सीन को देखती है और चिंता में पड़ जाती है, लेकिन फिर उसकी किस्मत की जन्म बच्चों को खुशी के परिवार को देखकर मुस्कुराती है। अनु को यह सब देखकर थोड़ी चिंता होती है। वो जानती है कि प्रेरणा की नज़रें अब भी केवल उसके पुराने रिश्तों पर नहीं बल्कि प्रेम पर भी है। अनु कोशिश करती है कि सब कुछ शांतिपूर्वक रहे, लेकिन प्रेरणा की हरकतें धीरे धीरे माहौल को तनावपूर्ण बना देती है। बीच प्रेम ऐसे महसूस कर रहा है कि थोड़ा परेशान है। प्रेरणा की रुख और अनु के बीच बीच खटास डाल सकता है। अनु और राही दोनों ही प्रेरणा के चालों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह साफ है कि आने वाले समय में इन तीनों के रिश्तों में कई तरह की मुश्किलें और जटिलताएं पैदा होगी। इसलिए गाइस अगला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार ट्विस्ट से भरा हो। देखना होगा कि अनुपमा और राही प्रेम इस नए संकट का सामना कैसे करेंगे। प्रॉब्लम आने वाली है, इस पर नया ट्विस्ट और ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। सो गाइस तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले एपिसोड आपके लिए होश उड़ा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी अपडेट पहले मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम आपको रोजाना और भी मज़ेदार और रोमांचक अपडेट दे सकें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि ताकि कोई नया एपिसोड या अपडेट आपसे छूट ना पाए। सो तैयार रहिए, क्योंकि इस कहानी में रिश्तों का ट्विस्ट और ड्रामा धमाका अब से शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।